हेलो, प्रतिभा स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। उच्च माध्यमिक प्रतिभा पब्लिक स्कूल से आयोजित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र शर्मा आज कक्षा 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशन आपके सामने बचा हुआ भाग उसका प्रस्तुत करूंगा। हम पिछले लेसन में इसी लेसन के पिछले भाग में हमने परासरण विसरण का अध्ययन किया था। अब हम उसके आगे की ओर अगला टॉपिक कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब यानी किसी भी सेल में वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कोशिका है उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के दाब लगते हैं। पहला है परासरण दाब यानी ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है स्फीति दाब या टीपी यानी टर्जर प्रेशर। तीसरा है भित्ति दाब यानी डब्ल्यूपी यानी वाल प्रेशर। और चौथा है विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट। इस प्रकार 4 प्रकार के दाब कोशिका में विभिन्न 4 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। इनमें पहले प्रकार का दाब हम देखते हैं जिसे कहते हैं परासरण दाब या ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। वह दाब जो शुद्ध जल यानी विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। ऐसे दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में स्थित होती है और एक ओर शक्कर का घोल है, दूसरी ओर जल है। तो वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली को जल को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार करके दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोके, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब ओपी विलयन में विलय अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल है विलयन में उपस्थित विलय अणु की संख्या। विलय अणु की संख्या अर्थात विलयन में जो पदार्थ घुले हुए हैं उन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। जब विलयन में विलय अणु की संख्या को हम बढ़ाएंगे यानी अधिक पदार्थ को घोलेंगे तो कोशिका का परासरण दाब यानी ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जब विलयन में उपस्थित विलय अणु की संख्या को घटाएंगे तो कोशिका का परासरण दाब घट जाएगा। सेकंड प्रकार का दाब है स्फीति दाब यानी टर्जर प्रेशर। कोशिका भित्ति पर बाहर स्थित जल के अणुओं के प्रवेश से डाला गया अपकेंद्री दाब स्फीत दाब कहलाता है। अर्थात स्फीत दाब जब कोशिका को जल के विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करने के बाद अंदर से बाहर की ओर जो प्रेशर डालते हैं यानी अंदर से बाहर की ओर जो दाब डालते हैं उसी को हम स्फीति दाब या टर्जर प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब तीसरे प्रकार का दाब है जिसे हम भित्ति दाब या वाल प्रेशर कहते हैं। अर्थात कोशिका में बाहर से अंदर की ओर जो अभिकेंद्री दिशा के अंदर यानी अंदर की दिशा में जो दाब डाला जाता है उसे हम भित्ति दाब कहते हैं। यानी जब कोशिका को किसी विलयन में रखेंगे और बाहर से अंदर की ओर विलयन के प्रवेश करने से जो दाब लगेगा उसे हम वाल प्रेशर या भित्ति दाब कहेंगे। स्फीति दाब और भित्ति दाब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और समान मात्रा में लगते हैं। अर्थात जो स्फीति दाब है वो तो अंदर से बाहर की ओर लगेगा और भित्ति दाब बाहर से अंदर की ओर लगेगा।
जिससे दोनों एक दूसरे के समान और विपरीत दिशा में होते हैं। चौथे नंबर का दाब है जिसे हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्स्ड। यानी जब शुद्ध विलायक यानी जल की तुलना में विलयन में विसरण दाब में जितनी कमी होती है, विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होगी उसी को हम विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी के नाम से जानेंगे। यानी शुद्ध जल या विलायक की तुलना में जो विलयन है उसके विसरण दाब में जितनी कमी होगी तो दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी के नाम से जानते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ओपी यानी परासरण दाब माइनस टीपी यानी स्फीति दाब, अर्थात विसरण दाब न्यूनता डीपीडी बराबर परासरण दाब माइनस स्फीति दाब। ये इसका मुख्य सूत्र है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अधिकतर ये पूछा हुआ है बोर्ड में विसरण दाब न्यूनता किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे शुद्ध विलायक यानी जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे हम डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसका संबंध पूछा जाता है तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी यानी विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्फीति दाब। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका में 4 प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता। परासरण दाब वह दाब है जो शुद्ध विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक हो, उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब हमेशा विलयन में जो विलय अणु की संख्या होती है उसके समानुपाती होता है। विलय अणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा और विलय अणु की संख्या घटने पर घटता है। दूसरा स्फीति दाब, कोशिका भित्ति पर हमेशा जो अंदर से बाहर की ओर जो दाब लगाया जाता है जल के प्रवेश के कारण उसे स्फीति दाब टीपी कहते हैं। भित्ति दाब जो कोशिका पर बाहर से अंदर की ओर अभिकेंद्रीय दिशा में जो दाब डाला जाता है उसे भित्ति दाब कहते हैं। भित्ति दाब और स्फीति दाब हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं और समान होते हैं। और विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्स्ड, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होती है उसे डीपीडी कहते हैं, अर्थात डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी यानी विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्फीति दाब। अब हम विभिन्न प्रकार के दाबों में परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी स्लथ कोशिका, स्लथ यानी फ्लैसिड, फ्लैसिड या स्लथ कोशिका वह कोशिका है जब किसी कोशिका को हम नमक या शक्कर के घोल में रख देंगे तो कोशिका का सारा जल बही परासरण के कारण बाहर निकल जाएगा जिससे कोशिका पिचक जाएगी। पिचकी हुई कोशिका जिसी को हम स्लथ कोशिका या फ्लैसिड कहते हैं, इसके लिए इस सूत्र में जो संबंध है तो हम देखते हैं कि स्लथ कोशिका या पिचकी कोशिका के लिए हमेशा टीपी या स्फीति दाब का मान 0 होता है। इस सूत्र में मान रखने पर डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी का मान 0 होने से टीपी 0 हो जाएगा। तो स्लथ कोशिका या पिचकी हुई कोशिका के लिए हमेशा डीपीडी है वो ओपी के बराबर होगा, यानी विसरण दाब न्यूनता है वो परासरण दाब के बराबर ही होगा। सेकंड प्रकार का संबंध है जब स्फीति कोशिका यानी टर्जर सेल को लेंगे। स्फीति कोशिका या टर्जर सेल वह कोशिका है जब किसी कोशिका को जल में रखते हैं तो जल के अणु के प्रवेश करने से अंतः परासरण के कारण वो कोशिका फूल जाती है, इसी को हम स्फीति कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका के लिए डीपीडी का मान हमेशा 0 होता है। इस कारण अगर इस सूत्र में डीपीडी बराबर 0 रखें तो ओपी माइनस टीपी, अगर
इसका पक्षांतरण होगा तो टीपी इस ओर आ जाएगा, जिस कारण डीपीडी के मान शून्य होने से ओपी बराबर टीपी हो जाएगा। यानी इस प्रकार की कोशिका के लिए ओपी परासरण दाब का मान हमेशा स्फीति दाब के बराबर ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम ओपी, टीपी और डीपीडी के जो संबंध है उसको चित्र के द्वारा दर्शाएं तो इस प्रकार का चित्र बनेगा। यहाँ पर समान दाब की स्थिति बता रखी है। हम देखते हैं कि परासरण दाब घट रहा है लगातार, उसी प्रकार टीपी या स्फीति दाब भी घट रहा है। और यहाँ पर शुरुआत में स्लग कोशिका बता रखी है और जैसे जैसे स्फीति दाब परासरण दाब घट करके आपस में मिलते हैं, यहाँ पर स्फीति कोशिका बताई हुई है। इस प्रकार का चित्र है। ये ओपी, टीपी व डीपीडी के मध्य आपस में संबंध दर्शाता है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार कोशिका परासरण दाब स्फीति दाब घट करके स्फीत कोशिका की ओर जा रहे हैं। ये डीपीडी या विसरण दाब के संबंध को बताता है। इसके बाद अगला टॉपिक है जल विभव। जल विभव को त्रिशूल जैसे चिन्ह, जिसको साई कहते हैं, उससे दर्शाया जाता है। जल विभव क्या है? तो जल विभव की खोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, आर.के. स्लेटियर व एस.ए. टायलर। इन्होंने, दोबारा बता रहा हूं, जल विभव या साई जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं आर.के. स्लेटियर व एस.ए. टायलर। इन्होंने 1960 में जल विभव का कॉन्सेप्ट या अवधारणा दी। जल विभव क्या है? तो शुद्ध विलायक व विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका अंतर जल विभव कहलाता है। शुद्ध विलायक यानी जल और विलयन के अंदर जो जल के अणु हैं उनकी जो मुक्त ऊर्जा है, दोनों में जब अंतर किया जाएगा तो इस प्रकार के अंतर को, दोनों के डिफरेंस को जल विभव कहते हैं। जल विभव की खोजकर्ता स्लेटियर व टायलर है। जल विभव एक ऋणात्मक विभव है। जल विभव का सूत्र है साई डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का मतलब जल विभव, डब्ल्यू यानी वाटर, बराबर साई एस, एस यानी विलायक, प्लस साई पी यानी जो दाब, यानी जल विभव दाब का, अर्थात पानी का जल विभव साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। वो परासरण विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है, यानी साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। यानी शुद्ध जल का जल विभव, परासरण विभव यानी सॉल्वेंट प्रेशर, और दाब विभव यानी प्रेशर ग्रेडियंट के योग के बराबर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल विभव बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध अगर हम कुल मिला के देखें, अगर टोटल देखें तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, यानी मेट्रिक विभव भी इसमें जोड़ सकते हैं, तीनों के योग के बराबर होता है। शुद्ध जल का जो जल विभव होता है, यानी जो डिस्टिल्ड वाटर का जल विभव है, वो हमेशा शून्य होता है।